एक बार पुनः स्वागत है आप सबका APIC क्लासेस के आज के इस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म के विषय में। कक्षा 12 रसायन विज्ञान के अध्याय 2 विलयन वाले अध्याय में। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को चर्चा कर चुके हैं, जिसमें साम्यता व्यक्त करने की विधियाँ, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है और उससे अणुभार की गणना कैसे की जाती है। इन सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वाष्प दाब साम्यावस्था में किसी द्रव के ऊपर उसके द्वारा उत्पन्न वाष्प के द्वारा डाले गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। यहाँ पर जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि एक हमने निकाय लिखा है ठोस द्रव विलयन का। इसी तरीके से द्रव और द्रव का भी वाष्प दाब हो सकता है। द्रव ऐसा निकाय है। तो इस स्थिति में एक चीज़ आपको ध्यान ये रखना है कि जब ठोस और द्रव के बीच का विलयन होगा तो उसमें से एक पदार्थ वाष्पशील है और दूसरा पदार्थ अवाष्पशील है। सामान्यतः जो विलायक होता है वह वाष्पशील है और जो ठोस विलेय होता है वह अवाष्पशील होता है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि जब विलयन दो द्रवों का हो, उस कंडीशन में दोनों द्रव वाष्पशील हो सकते हैं। तो पहले कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो उस स्थिति में जबकि विलयन का एक अंग जैसे जो विलेय है वह अवाष्पशील है, उस कंडीशन में अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि हमने ये शुद्ध विलायक लिया है और ये विलयन हो गया। विलयन मतलब कि विलेय और विलायक, विलेय प्लस विलायक। अब आप ये सोचिए कि जब शुद्ध विलयन है, शुद्ध विलायक है, उस कंडीशन में विलायक के सभी अणु जो अपने औसत गतिज ऊर्जा से अधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं वह द्रव के सतह को छोड़ करके ऊपर जाने का प्रयास करते हैं और उस स्थिति में वह वाष्प की अवस्था में द्रव के पृष्ठ पर दाब उत्पन्न करते हैं। तो उस कंडीशन में पूरे के पूरे जो यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरे के पूरे विलायक के अणु हैं, इसमें कोई अशुद्धि या कोई अवाष्पशील पदार्थ नहीं है। इस कंडीशन में इसका वाष्प दाब स्वभावतः जैसा आप देख रहे हैं समझ सकते हैं कि अधिक होगा। दूसरी स्थिति जब उसमें कोई विलेय मिला दिया गया, वह विलेय ऐसा विलेय है जो अवाष्पशील है, और उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर चित्र में दिखाया है कि ये रंग दिया है। ये रंगने का मतलब ये है कि इसमें जो ठोस विलेय है उसके अणु हैं, तो उतने ही क्षेत्र में उतने ही आयतन में ये ठोस के भी और द्रव के भी यानी विलेय और विलायक दोनों के अणु शामिल हैं। इसमें जो वाष्पशील होगा वह विलायक होगा, तो उसके कण ऊपर की ओर वाष्पित होकर के जाएंगे। दोनों की अगर तुलना करें आप, इसमें देख सकते हैं कि इसमें इस शुद्ध विलायक के अपेक्षा अणुओं की संख्या जो वाष्पित होकर के ऊपर गए हैं उनकी संख्या कम है। उस स्थिति में इनका वाष्प दाब कम होगा इस पहले वाले कंडीशन की अपेक्षा। तो इस स्थिति में हम देख सकते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने लिखा है इसका P0 का मतलब है जीरो पढ़िए या O पढ़िए। O का मतलब ओरिजिनल और P मतलब प्रेशर। तो एक इसका दाब है यानी ओरिजिनल शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है उसको हमने P0 लिखा है, और PS यानी S फॉर सॉल्यूशन और P फॉर प्रेशर। तो यह PS इस विलयन का वाष्प दाब है। तो P0 माइनस PS, जैसा कि आप जानते हैं इसका वाष्प दाब अधिक होगा, इसका वाष्प दाब कम होगा, ग्रेटर देन। तो इस स्थिति में P0 माइनस PS
ये वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है। P0 माइनस PS वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है और P0 माइनस PS बटे P0 यह आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। दोनों चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। P0 माइनस PS वाष्प दाब में अवनमन, P0 माइनस PS बटे P ये आपेक्षिक अवनमन कहलाता है और यह आपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल प्रभाज आप जानते हैं कि अगर विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोल n है और विलायक का विलायक के मोल कैपिटल N है, तो विलेय का मोल प्रभाज यह बराबर होता है स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि जब दोनों अंग, दोनों भाग, दोनों अवयव विलयन के वाष्पशील हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, गौर करिए। देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर ये P1 यानी एक द्रव दूसरा द्रव, दोनों के जो प्रकृति है वह वाष्पशील की है। भले दोनों वाष्पशील प्रकृति की हैं, लेकिन इसमें से एक का वाष्प दाब जो आंशिक वाष्प दाब होगा शुद्ध अवस्था में जब है वह P1 है, दूसरे का P2 है। इसमें भिन्नता हो सकती है क्योंकि दोनों अलग अलग प्रकृति के द्रव हैं। उस कंडीशन में भी दोनों को मिला करके अगर विलयन हम बनाते हैं तो वहाँ पर भी वाष्प दाब में कमी होगी। और इस तरीके से अगर दोनों अवयव विलयन के वाष्पशील हैं उस कंडीशन में भी, या दूसरा जब दोनों में से एक वाष्पशील है एक अवाष्पशील है उस कंडीशन में भी वाष्प दाब के में अवनमन होगा। तो आइए आगे हम देखते हैं। एक टॉपिक और आता है आदर्श विलयन। यह आदर्श विलयन क्या है, तो इसको तब आदर्श विलयन कहा जाएगा। कोई विलयन तब आदर्श विलयन होगा जब ताप और सांद्रता के सभी परिस्थितियों में वह राउल्ट के नियम का पालन करता है, तो वह आदर्श विलयन होगा। कोई विलयन आदर्श विलयन कब होगा, जब वह ताप और सांद्रता के सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करेगा, तो वह आदर्श विलयन कहलाएगा। अब हम बात करेंगे कि राउल्ट के नियम की जो विषय में जो हमने पिछले सेशन में देखा था, तो उस राउल्ट के नियम की सीमा क्या है, ये अक्सर आता है परीक्षा में। ये इम्पॉर्टेंट हमने लिख दिया, बहुत महत्वपूर्ण है कि राउल्ट के नियम की सीमा लिखिए। तो सबसे पहले तो पहला हमने जैसा कि स्क्रीन पर आपने देखा कि लिखा है कि यह अवाष्पशील वैद्युत अन अपघट्यों के तनु विलयन पर लागू होता है। यह केवल तनु विलयन पर लागू होगा, पहली बात तनु विलयन पर। और कैसे विलयन, जो वैद्युत अन अपघट्य हैं, अवाष्पशील हैं, उन विलयनों पर यह राउल्ट का नियम लागू होगा। दूसरा जो सीमा है इसकी वह यह है कि जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है, यानी विलेय ऐसा हो जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता हो, उस प्रकार के विलेय पर से बने हुए विलयन पर यह राउल्ट का नियम लागू होगा। और तीसरा जो सीमा है उसमें हमने लिखा है कि ऐसे पदार्थ, ऐसे विलेय जो विलयन में जाने पर, विलीन होने पर वो वियोजित नहीं होते हैं या संगुणित नहीं होते हैं, उनके विलयनों पर ही लागू होता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि यह मोल प्रभाज के बराबर होता है,
तो मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या से निर्धारित होगी, और जब वह वियोजित हो जाएगा या संगुणित हो जाएगा तो उस कंडीशन में उसकी मोल की संख्या घट जाएगी या बढ़ जाएगी। इसलिए यह केवल वियोजित और संगुणित नहीं होने वाले विलेय के विलयन पर ही लागू होता है, अर्थात यह वियोजित और संगुणित होने वाले विलेय के विलयन पर लागू नहीं होता है। हमने क्रॉस कर दिया है। तो आज के इस सेशन में, छोटे से सेशन में, हमने विलयन के वाष्प दाब से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी और राउल्ट के नियम का उस पर क्या उससे संबंधित राउल्ट का नियम क्या है और उसकी सीमा क्या है, उस पर हमने चर्चा किया। अगले सेशन में हम अणुसंख्यक गुणधर्म की चर्चा करेंगे